यक्ष की मां की आंखें अचानक लाल होने लगीं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। यक्ष ने लक्ष्य को बुलाया और फिर मां की हालत देखकर चिंतित होते हुए पूछा, मां, क्या हुआ? आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? मां ने थोड़ी देर चुप रहकर एक गहरी सांस ली और बोली, जब मैं कोई बड़ा राज छिपाने की कोशिश करती हूं तो ऐसा ही होता है। यक्ष, तुम्हें इस राज का पता खुद लगाना होगा, क्योंकि मैंने ये बात किसी को ना बताने की कसम ली है। रक्षिता का तुमसे क्या संबंध है और कैसे तुम्हारे दादाजी का श्राप रक्षिता से जुड़ा है, ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यक्ष ने मां की बातों पर गहरी सोच में डूबते हुए कहा, ठीक है मां, मैं पता लगाऊंगा। यक्ष ने लक्ष्य को अपने साथ लिया और वो दोनों उस रहस्य की खोज में निकल पड़े। यक्ष ने कुछ रहस्यमयी लोगों से मिलने की योजना बनाई, जिन्हें सिर्फ वो जानता था, क्योंकि वो सभी यक्ष बिरादरी से थे। वो लोग यक्ष को देखकर शॉक्ड हुए, पर उनके सवालों का सीधा जवाब देने से कतरा रहे थे। एक बूढ़े व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, अगर इस बात का पता लगाना ही चाहते हो तो जाओ अपने दादाजी के बारे में पता करो। जानो वो कहाँ गायब हो गए थे, क्योंकि यक्ष बिरादरी कभी मरते नहीं और ये सारे राज उस बेसमेंट में दफन हैं जहां से तुम आजाद हुए हो। रात घिराई थी और यक्ष ने फैसला किया कि वो रक्षिता की हवेली जाएगा। लक्ष्य को लेकर वो हवेली के बेसमेंट की तरफ बढ़ गया, लेकिन हवेली पहुंचकर यक्ष की नजर रक्षिता पर पड़ी, जो कि सो रही थी। उसके मन में विचार उमड़ने लगे और वो रक्षिता की सपनों की दुनिया में प्रवेश कर गया। रक्षिता एक नाइट गाउन पहने हुई थी और एक बेड पर लेटी हुई थी। यक्ष ने धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे छुआ। रक्षिता ने एक गहरी सिहरन महसूस की और आंखें बंद कर ली। यक्ष ने उसकी कमर को अपने हाथों से धीरे धीरे सहलाना शुरू किया। रक्षिता के शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी। यक्ष ने उसके बालों को पीछे किया और उसकी गर्दन पर धीरे से किस किया। रक्षिता ने उसकी ओर खिंचाव महसूस किया और उसने यक्ष को कसकर पकड़ लिया। उनके बीच की ये अंतरंगता बढ़ती चली गई। रक्षिता धीरे से उसे देखकर मुस्कुराई। तुम्हारा एहसास ये मुझे किसी और ही दुनिया में ले जाता है। यक्ष ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, रक्षिता, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये सुनकर रक्षिता के चेहरे पर हल्की लालिमा आ गई। उसने अपने हाथों को यक्ष के सीने पर रखकर कहा, ये सपना है, लेकिन ये कितना हकीकत लगता है। यक्ष ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, सपने कभी कभी हकीकत से भी ज्यादा सच्चे होते हैं। उनकी इंटीमेसी और बढ़ने लगी। यक्ष ने धीरे से रक्षिता को बिस्तर पर लेटाया और उसके चेहरे पर उंगलियों से हल्के हल्के स्पर्श किया। रक्षिता ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी सांसें तेज हो गईं। यक्ष ने उसके होठों को अपने होठों से स्पर्श किया और दोनों के बीच की दूरियां मिटती चली गईं। अचानक यक्ष की आंखें खुली और उसने महसूस किया कि अब समय आ गया था बेसमेंट में जाने का। अगले ही पल यक्ष और लक्ष्य ने मिलकर बेसमेंट का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। वहां पहुंचते ही यक्ष की मां का फोन आया। यक्ष, वो तुम्हारे आसपास है, जल्दी से वहां से निकल जाओ। मैं वक्त आने पर सारा सच तुम्हें बता दूंगी। यक्ष हैरान होते हुए बोला, ये मां किसकी बात कर रही हैं? लेकिन तब तक फोन कट चुका था। यक्ष और लक्ष्य ने धुआं बनकर बेसमेंट से बाहर निकलने का फैसला किया। अब तक सुबह हो चुकी थी। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि आकाश और रक्षिता दोनों एक साथ थे। ये देखकर यक्ष के दिल में जलन की लहर दौड़ गई। रक्षिता से यक्ष को प्यार था और आकाश को उसके साथ देखना उसे गुस्से से भर गया। यक्ष ने धुएं के रूप में उनके आसपास मंडराना शुरू कर दिया। आकाश ने रक्षिता से मिलकर कहा, रक्षिता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रक्षिता ने गंभीरता से जवाब दिया, आकाश, मैं आजकल ठीक महसूस नहीं कर रही हूं। मुझे अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। यक्ष को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो अभी भी सच्चाई जानना चाहता था। वो रक्षिता के और करीब मंडराने लगा। उसके दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश करने लगा। आकाश ने रक्षिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यक्ष और लक्ष्य ने निर्णय लिया कि अब वो अपने दादाजी के रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे। यक्ष ने लक्ष्य से कहा,
लक्ष्य, हमें अपनी खोज जारी रखनी चाहिए। माँ चाहे जो भी कह रही हो, लेकिन अब मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाने वाला। लक्ष्य ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है यक्ष, हम साथ मिलकर ये सारा सच जानेंगे। बेसमेंट में फिर से आने के बाद यक्ष ने लक्ष्य की ओर देखा और कहा, अब हमें और गहराई में जाना होगा। हमें उन सबूतों को खोजना होगा जो दादाजी के गायब होने की वजह बताते हैं। लक्ष्य ने सहमति में सिर हिलाया। यक्ष और लक्ष्य ने अपनी यात्रा जारी रखी। अचानक ही उन्हें उसके अंदर छिपी हुई लाइब्रेरी दिखी। लाइब्रेरी में दाखिल होते ही यक्ष को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और एक पुरानी किताबों की अलमारी की ओर इशारा किया। लक्ष्य, मुझे लगता है हमें वहां कुछ मिल सकता है। लक्ष्य ने अलमारी के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद थी। यक्ष ने ध्यान से देखा तो उसे एक गुप्त ताला दिखाई दिया। उसने ताले को खोला और अलमारी के अंदर कई पुरानी किताबें और डॉक्यूमेंट्स मिले। यक्ष ने एक डॉक्यूमेंट को उठाया और पढ़ना शुरू किया। यहाँ लिखा है कि दादाजी किसी गहरे रहस्य की खोज में थे। वो एक ऐसे रहस्य का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे जो यक्ष बिरादरी से जुड़ा हुआ था। लेकिन हमें तो ये पता लगाना है कि आखिर उन पर लगे श्राप का संबंध रक्षिता से कैसे जुड़ा है। लक्ष्य ने एक और डॉक्यूमेंट उठाया और कहा, यहाँ लिखा है कि दादाजी ने आखिरी बार एक रहस्यमय व्यक्ति से मुलाकात की थी। आखिर वो व्यक्ति कौन था? यक्ष ने गहराई से सोचा और कहा, हमें उस व्यक्ति का पता लगाना होगा। वो शायद हमें दादाजी के गायब होने के रहस्य का पता बता सके। यक्ष और लक्ष्य ने डॉक्यूमेंट को इकट्ठा किया और लाइब्रेरी से बाहर निकल आए। वो दोनों सोच में डूबे थे कि अब आगे क्या करना है। यक्ष ने कहा, लक्ष्य, हमें उस रहस्यमय व्यक्ति का पता लगाना होगा। हमें उन सभी लोगों से मिलना होगा जो दादाजी के संपर्क में थे। और फिर उन दोनों ने उन लोगों से मिलने का फैसला किया जो दादाजी के संपर्क में थे। सबसे पहले वो एक पुराने मित्र से मिले जो उनके दादाजी के साथ काम करते थे। वो व्यक्ति रमेश एक बूढ़ा आदमी था। उसने उन्हें देखकर हैरानी से पूछा, यक्ष, लक्ष्य, तुम दोनों यहाँ कैसे? यक्ष ने चौंकते हुए कहा, रमेश अंकल, क्या आप हमें जानते हैं? हमें दादाजी के बारे में कुछ जानना है। क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं? रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी एक अमेजिंग इंसान थे। वो हमेशा कुछ नया खोजने में लगे रहते थे, लेकिन उनकी आखिरी खोज ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था। वो किसी गहरे रहस्य की खोज में थे और उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक बहुत बड़े राज का पता लगाने वाले हैं। फिर वो किसी रहस्यमय व्यक्ति से मिलने लगे थे। यक्ष ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन हम तो सिर्फ ये पता लगाना चाहते हैं कि उन्हें श्राप कैसे मिला। माँ भी कुछ ज्यादा नहीं बता रही है, और रक्षिता से उसका क्या लेना देना है? क्या आप जानते हैं कि वो रहस्यमय व्यक्ति कौन था जिससे दादाजी ने मुलाकात की थी? रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे बस इतना पता है कि वो व्यक्ति बहुत रहस्यमय था और वो हमेशा रात के समय ही दादाजी से मिलने आता था। दादाजी ने कभी उसका नाम नहीं बताया। यक्ष और लक्ष्य ने रमेश का धन्यवाद किया और वहां से निकल गए। उन्हें अब और भी गहराई में जाना था। यक्ष ने लक्ष्य से कहा, लक्ष्य, हमें उन सभी डॉक्यूमेंट्स को और गहराई से पढ़ना होगा जो हमें लाइब्रेरी से मिले थे। शायद उनमें और कुछ सुराग मिले। यक्ष और लक्ष्य ने वापस उस जगह पर आकर डॉक्यूमेंट को फिर से खंगालना शुरू किया। उन्होंने हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ा और उसमें छिपे हुए सुरागों को समझने की कोशिश की। अचानक एक दस्तावेज में यक्ष की नजर एक नाम पर पड़ी। लक्ष्य, यहाँ एक नाम लिखा है, शिवांश। ये वही रहस्यमय व्यक्ति हो सकता है। लक्ष्य ने दस्तावेज को ध्यान से देखा और कहा, हाँ, ये नाम बार बार दस्तावेजों में आ रहा है। हमें इस शिवांश का पता लगाना चाहिए। यक्ष ने शिवांश का पता लगाने का फैसला किया और अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल किया। आखिरकार उन्होंने पता लगाया कि शिवांश एक पुरानी हवेली में रहता था। यक्ष और लक्ष्य ने उस हवेली की ओर रुख किया। हवेली में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो जगह बहुत ही रहस्यमयी और पुरानी थी। यक्ष ने दरवाजा खटखटाया और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया।
उसने उनकी ओर देखकर कहा, तुम दोनों कौन हो? यक्ष ने कहा, हम यक्ष हैं और हमें शिवांश से मिलना है। बूढ़ा आदमी उन्हें अंदर लेकर गया और एक बड़े से कमरे में बैठने को कहा। थोड़ी देर बाद शिवांश उनके सामने आया। वो एक बूढ़ा परंतु शक्तिशाली व्यक्ति था। उसकी आंखों में गहराई और रहस्य का इमोशन था। शिवांश ने कहा, यक्ष, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे पता था कि तुम एक दिन यहाँ आओगे। यक्ष ने सरप्राइज होते हुए पूछा, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे दादाजी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। वो जानते थे कि तुम एक दिन इस रहस्य की खोज में आओगे। यक्ष ने गंभीरता से पूछा, शिवांश, हमें बताओ कि हमारे दादाजी के साथ क्या हुआ था। वो कहाँ गायब हो गए और रक्षिता की हवेली से उनका क्या लेना देना था? शिवांश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी एक बहुत बड़े रहस्य की खोज में थे। वो एक ऐसे राज का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे जो यक्ष बिरादरी से जुड़ा हुआ था। वो राज इतना खतरनाक था कि दादाजी को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। यक्ष ने दुखी होते हुए पूछा, क्या वो अब जीवित हैं? क्या मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि रक्षिता से उनका क्या लेना देना है? शिवांश ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे दुख है, लेकिन तुम्हारे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो अपने मिशन में शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा है। शिवांश ने एक पुरानी किताब निकाली और यक्ष को दी। ये तुम्हारे दादाजी की डायरी है। इसमें उन्होंने सारे राज और अपनी खोज के बारे में लिखा है। इसे पढ़ो और समझो कि तुम्हें क्या करना है। यक्ष ने डायरी को ध्यान से देखा और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में दादाजी ने अपनी सारी खोज और रहस्यों के बारे में विस्तार से लिखा था। यक्ष और लक्ष्य ने ध्यान से हर पन्ने को पढ़ा और उसमें छिपे हुए सुरागों को समझने की कोशिश की। डायरी के आखिरी पन्ने पर दादाजी ने लिखा था, यक्ष, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो कि तुम अब उस रहस्य के करीब हो जिसे मैंने अपनी जान देकर खोजा था। तुम्हें अब इस मिशन को पूरा करना होगा, लेकिन जब तुम्हें ये डायरी मिलेगी तब से तुम कुछ दिन के लिए शांत रहना, वरना सब बर्बाद हो जाएगा और मेरी आत्मा को तकलीफ पहुंचेगी और इस दौरान तुम्हें रक्षिता से शादी करनी होगी। यक्ष ने डायरी को बंद करते हुए कहा, ये क्या लिखा है उन्होंने? हमें अभी शांत रहना होगा और शादी? जवाब में लक्ष्य ने कहा, अगर ऐसा कुछ है तो हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। देखते हैं क्या होता है। अभी इस बारे में हमारा रुक जाना ही सही है। यक्ष ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वो दोनों वहां से निकल गए। फिर यक्ष ने उससे कहा, एक बार हमें रक्षिता की हवेली चलना चाहिए। उस आकाश को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना वो रक्षिता को हासिल कर लेगा। ये कहकर वो दोनों वहां से निकल गए। रक्षिता के जीवन में सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। आज की रात सब कुछ बदलने वाला था। रक्षिता अपने घर में एंटर कर गई। वो थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में परेशानी साफ देखी जा सकती थी। रक्षिता खुद से बातें करते हुए बोली, आज का दिन कितना अजीब रहा। पहले आकाश का शादी के लिए पूछना और फिर ये सब। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जैसे जैसे वो घर के अंदर जा रही थी, उसे कुछ अलग तरह से महसूस हो रहा था। अचानक रक्षिता को एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई, जिससे वो चौंक गई और इधर उधर देखते हुए कहा, ये खुशबू, यक्ष की खुशबू, क्या वो यहाँ है? तभी उस कमरे में आकाश भी आ गया और मुस्कुराते हुए रक्षिता से कहा, रक्षिता, तुम ठीक तो हो ना? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। इतनी घबराई हुई क्यों हो? रक्षिता थोड़ा परेशान होकर आकाश से बोली, आकाश, ये खुशबू कैसी है? क्या तुम्हें भी कोई खुशबू महसूस हो रही है? आकाश हंसते हुए रक्षिता के करीब गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, कौन सी खुशबू? अरे, तुम्हें वहम हो रहा है। यहाँ कोई खुशबू नहीं है। शायद तुम थक गई हो इसलिए। इस वक्त रक्षिता को आकाश भी कुछ अजीब सा लग रहा था। आकाश की बातें, उसका व्यवहार, सब कुछ काफी अजीब था। आकाश रक्षिता के और करीब गया। इस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो धीमी आवाज में रक्षिता से कहता है, रक्षिता, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। मतलब हमेशा लगती हो, पर आज कुछ
बहुत ज्यादा। तभी रक्षिता आकाश से पीछे हटते हुए बोली, थैंक्स आकाश, मुझे लगता है अब आराम करना चाहिए, मुझे काफी थकान महसूस हो रही है। अचानक उस कमरे में एक अजीब सी हलचल हुई। यक्ष जो धुएं के रूप में वहां मौजूद था, आकाश को देखकर गुस्से में आ गया। वहीं दूसरी तरफ आकाश की नजर रक्षिता के अंगूठी की ओर चली गई और उस अंगूठी को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उस अंगूठी को देखकर आकाश ने कहा, यह अंगूठी, क्या मैं इसे देख सकता हूँ रक्षिता? आकाश की बात सुनकर रक्षिता असहज होकर अपना हाथ पीछे खींच लेती है और आकाश से बोलती है, नहीं आकाश, अभी नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। इतना कहकर रक्षिता मुड़कर जाने लगी। तभी आकाश ने जोर देते हुए रक्षिता से कहा, बस एक बार प्लीज रक्षिता। आकाश ने रक्षिता को जोर दिया और धीरे धीरे उसके पास जाकर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। तब उसे रोकते हुए रक्षिता ने कहा, आकाश तुम ये क्या कर रहे हो? रक्षिता के इतना कहने के बाद भी आकाश ने बिल्कुल नहीं सुना। वो जल्दी से उसकी अंगूठी निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी रक्षिता चौंक कर आकाश से बोली, आकाश ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे दर्द हो रहा है आकाश। वहीं दूसरी तरफ यक्ष से ये सब देखा नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद किसी तरह आकाश ने अंगूठी को निकाल लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया और अपने हाथ की अंगूठी जल्दी से रक्षिता के हाथ में पहना दी। अचानक कमरे में मौजूद यक्ष की प्रेजेंस और भी बढ़ गई थी। वहां की हवा तेज होने लगी थी। यक्ष भी इन सब को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि अंगूठी निकालना इतना आसान नहीं था। तभी आकाश रक्षिता के सामने नाटक करने लगा और उसने दर्द से कराहते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? उसकी ऐसी हालत देखकर रक्षिता परेशान होकर उससे बोली, आकाश तुम ठीक तो हो ना? ये तुम्हें क्या हो रहा है? अगले ही पल आकाश जमीन पर गिर गया। फिर ऐसा नाटक करने लगा जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। तभी लक्ष्य धुएं के रूप में रक्षिता के पास जाकर बोला, रक्षिता सावधान रहो, यह आकाश कोई इंसान नहीं है, यह अभी भी नाटक कर रहा है, इसे कुछ नहीं हुआ है। लक्ष्य की आवाज सुनकर रक्षिता हैरान होकर चारों तरफ देखने लगी। ये आवाज किसकी आवाज थी? कमरे में अजीब सा धुआं हो रहा था। रक्षिता अब दो शक्तियों के बीच फंस चुकी थी। एक तरफ आकाश, जिसके बारे में उसे अभी अभी पता चला कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, और दूसरी तरफ यक्ष, जो अभी भी उसकी रक्षा कर रहा था। रक्षिता डरी हुई आवाज में बोली, कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? तभी आकाश धीरे धीरे जमीन से उठा और नाटक करते हुए कहा, रक्षिता मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत कुछ छिपाया है। तभी वापस लक्ष्य की आवाज फिर आई, उसकी बातों में मत आना रक्षिता, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अचानक आकाश की आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकली और उसके हाथों में एक शक्ति दिखाई दी जो सिर्फ यक्ष देख सकता था। वो यक्ष से बोला, हाँ, मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मेरे पास एक प्राचीन शक्ति है जिसे इस दुनिया से बहुत पहले छिपा दिया गया था। वहीं ये सब सुनकर रक्षिता हैरान होकर आकाश से बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो आकाश? तुम क्या हो आकाश? आकाश हंसते हुए रक्षिता से बोला, मैं एक यक्ष हूँ लेकिन और यक्षों से बिल्कुल अलग। मैं एक अलग प्रजाति से हूँ जिसे हजारों साल पहले इस दुनिया से मिटा दिया गया था। ये सुनकर यक्ष और रक्षिता दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। उनके सामने एक नया रहस्य खुल गया था जो उनकी कल्पना से परे था। तभी पीछे से फिर आवाज आई, वो झूठ बोल रहा है रक्षिता, उसका मकसद सिर्फ तुम्हारी शक्ति हासिल करना है। अब आकाश भी इस आवाज को सुनने लगा था और उसने गुस्से से कहा, चुप रहो, तुम्हारी वजह से ही हमें इस दुनिया से मिटाया गया था। तभी रक्षिता चीखते हुए बोली, बस करो तुम दोनों, मुझे सच जानना है, आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? रक्षिता के इतना कहने के बाद कमरे में एक अजीब सी शांति छा जाती है। रक्षिता अब दोनों की ओर देखती है, उसकी आंखों में सवाल और डर है। मुझे पूरी सच्चाई बताओ दोनों, रक्षिता आकाश और उस आवाज से बोली। तभी आकाश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ ठीक है रक्षिता, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वहीं यक्ष मन ही मन ये सोच रहा था, ये आकाश कोई बड़े मकसद से यहाँ आया है,
इसे रक्षिता से जरूर कुछ चाहिए होगा। ऊपर से ये शक्तिशाली भी है क्योंकि इसने अंगूठी भी निकाल ली, जो कि नामुमकिन था। इधर आकाश भी मन ही मन सोच रहा था, रक्षिता ये सच में इसलिए बोल रहा हूं जिससे मेरे बारे में यक्ष को पता चल जाए। बाकी तुम्हें तो ये कुछ याद नहीं रहेगा। ये सोचकर वो मुस्कुरा उठा और बोला, हजारों साल पहले मेरी प्रजाति और यक्ष की दुनिया एक साथ ही थी। हम दोनों के पास शक्तियां थीं, लेकिन हमारी शक्तियां अलग अलग थीं। रक्षिता ने पूछा, मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो? मुझे सब सच जानना है। सच बताओ कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। रक्षिता की आवाज सुनकर आकाश ने कहा, यक्ष ने हमें धोखे से हरा दिया। उसने हमें एक दूसरी दुनिया में भेज दिया था, जहां हम हजारों साल तक कैद रहे। यक्ष ये सब चुपचाप सुन रहा था क्योंकि उसे पता था कि ये सब झूठ है। तभी रक्षिता बोली, और अब तुम वापस क्यों आए हो आकाश? आकाश रक्षिता की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारे लिए रक्षिता। रक्षिता के चेहरे पर हैरानी और डर के भाव थे। अब वो समझ रही थी कि वो किस तरह के खतरे में है। तभी रक्षिता बोली, लेकिन मेरे लिए क्यों? रक्षिता ने अभी इतना ही कहा था कि उसे फिर वही आवाज सुनाई थी, रक्षिता ये नाटक कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हें गुमराह करके अपने जाल में फंसाना चाहता है। आकाश ने रक्षिता के पास जाकर कहा, इस आवाज को इग्नोर करो रक्षिता। मैं इसलिए वापस आया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझे यहाँ खींच लाया है। रक्षिता को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मन ही मन बोली, ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? रक्षिता को अब चुनना था कि वो किस पर भरोसा करे, आकाश पर जो उससे प्यार का दावा कर रहा है, या यक्ष पर जो उसकी रक्षा कर रहा है। उसकी आंखों में असमंजस और डर साफ दिखाई दे रहा था। रक्षिता गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे सच्चाई जाननी है, वो भी अभी। आकाश मुस्कुराते हुए रक्षिता के और नजदीक गया और उसने कहा, रक्षिता, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। I really love you। तभी यक्ष की आवाज फिर से गूंजी, झूठ, इसकी सारी बातें झूठ हैं। वो तुम्हें धोखा दे रहा है रक्षिता। उसका मकसद कुछ और हासिल करना है। रक्षिता दोनों की बातें सुनकर और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। वो सोचती है, कौन सच बोल रहा है? क्या वाकई आकाश मुझसे प्यार करता है या फिर यक्ष सही कह रहा है? आकाश रक्षिता के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, रक्षिता, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन रक्षिता को अभी भी यक्ष की खुशबू महसूस हो रही थी। वो आकाश से दूर रहते हुए बोली, लेकिन आकाश, तुमने मेरी अंगूठी क्यों बदली और तुम्हें इतना दर्द क्यों हुआ? आकाश की आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कहा, वो अंगूठी तुम्हारे लिए खतरनाक थी रक्षिता। मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया। यक्ष की फिर से आवाज आई, रक्षिता, वो झूठ बोल रहा है, उससे दूर हटो। रक्षिता अब और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई थी। क्या यक्ष सही कह रहा है? क्या आकाश वाकई कोई इंसान नहीं है? हो सकता है आकाश ये सब मजाक कर रहा हो, क्योंकि वो है तो बिल्कुल इंसान जैसा ही। क्या यूं कहें, वो तो इंसान ही है। तभी यक्ष रक्षिता के मन की बात पढ़ते हुए बोला, रक्षिता, आकाश कोई इंसान नहीं है, वो एक शैतान है, उसके पास से हटो। अचानक आकाश की आंखें चमकने लगी। उसके हाथों में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम सही हो यक्ष, मैं कोई इंसान नहीं हूं, लेकिन क्या तुम जानते हो मैं क्या हूं? रक्षिता डर के पीछे हट गई और कहा, आकाश, तुम? आकाश की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने कहा, हाँ रक्षिता, मैं एक ऐसी शक्ति का मालिक हूं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आकाश को मुस्कुराता देख यक्ष चीखा, रक्षिता, दूर रहो उससे। लेकिन इससे पहले कि रक्षिता कुछ कर पाती, आकाश ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी। ये देखकर अचानक यक्ष धुएं के रूप से अपने असली रूप में आ गया और आकाश के सामने खड़ा हो गया और गुस्से में चिल्लाया, छोड़ दो उसे आकाश, मैं तुम्हें रक्षिता को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, बहुत देर हो चुकी है यक्ष,
अब रक्षिता मेरी है। इतना कहकर आकाश अपना हाथ रक्षिता के माथे पर रखता है और एक अजीब सी रोशनी उसके हाथों से निकलती है, जिससे रक्षिता की आंखें धुंधली हो जाती हैं। वो धीरे से कहता है, रक्षिता, तुम कुछ याद नहीं रखोगी, अब तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। ये सुनकर यक्ष चीख पड़ा, छोड़ दो उसे आकाश। रक्षिता की आंखें बंद हो गईं और वो आकाश की बाहों से लिपट गई। आकाश यक्ष की ओर मुड़ा और उसने यक्ष से कहा, हाँ, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूं, लेकिन जान नहीं पाओगे।